Hey, hello students. Uh, in this video lecture, we are going to study about Nernst equation. नर्स्ट इक्वेशन क्या होती है, इसका यूज़ क्या है, किस तरीके से हम किसी भी जनरल रिएक्शन के लिए नर्स्ट इक्वेशन लिखते हैं और ये हमें क्या इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करती है, ये सब सीखेंगे। और साथ ही साथ इस वीडियो लेक्चर में हम लोग इक्विलिब्रियम कांस्टेंट और गिब्स फ्री एनर्जी के बारे में भी चर्चा करेंगे कि वो क्या होती हैं, किस तरीके से उनके न्यूमेरिकल्स सोल्व किए जाते हैं। बेसिकली हमारा मेन एम ये रहेगा आज की क्लास का कि ये जितनी इक्वेशन होती हैं उनसे न्यूमेरिकल कैसे सोल्व करते हैं। ओके, तो सबसे पहले हम बात करते हैं नर्स्ट इक्वेशन की। तो नर्स्ट इक्वेशन पहली बात किसी भी जनरल इक्वेशन के लिए कैसे लिखते हैं ये हमें सीखना पड़ेगा। तो मैं सबसे पहले एक जनरल इक्वेशन ले रहा हूँ, जिस तरीके से मैंने ये रिएक्शन लिखी है जिसमें एक स्पीसीज़ है M, तो उसका आयन है मेरे पास, कैटायन है Mn+। ओके, इसके ऊपर +n चार्ज, जैसे 2+, 3+, इस तरीके से कोई चार्ज होगा। और अगर ये उतने नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन गेन कर ले तो क्या बन जाएगा, वो मेटल M बन जाएगा, चाहे वो मेटल हो, नॉन मेटल हो, या फिर कुछ भी हो सकता है यहाँ पे। ओके, जनरली यहाँ पे हमारा मेटल ही होता है, क्योंकि जनरली यहाँ पे सॉलिड मेंशन किया हुआ है हमने। तो यहाँ पे क्या है, ये M जो है, स्पीसीज M जो है वो क्या कर रहा है, गेन कर रहा है। तो ये रिडक्शन रिएक्शन है। ओके, इस रिडक्शन रिएक्शन में हमें किस तरह से नर्स्ट इक्वेशन को अप्लाई करना है, नर्स्ट इक्वेशन किस तरीके से लिखनी है, ये सीखते हैं। सो अकॉर्डिंग टू नर्स्ट, द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल at any concentration measured with respect to standard hydrogen electrode can be represented by। इसका मतलब ये हुआ कि नस्ट के अकॉर्डिंग किसी भी इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल, किसी भी इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल, और वो भी किसी भी कंसंट्रेशन पे, किसके रेस्पेक्ट में, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन के रेस्पेक्ट में। क्योंकि स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का जो पोटेंशियल होता है वो हम जीरो मान के चलते हैं, तो उसी के रेस्पेक्ट में बाकी इलेक्ट्रोड का क्या निकालते हैं, हम इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकालते हैं। तो किस तरीके से हमें लिखना होता है वो देखते हैं। सबसे पहले उस स्पीसीज़ का रिडक्शन पोटेंशियल लिखिए। देखिए, ये है हमारा रिडक्शन पोटेंशियल, या फिर हम इसको सिंपली इलेक्ट्रोड पोटेंशियल भी बोल सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे Mn+ ने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन किए होंगे n, उसके बाद ये क्या बना होगा, M बना होगा। तो इसको हम क्या कहेंगे, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल इज इक्वल टू, ये जो मेंशन है नोट जहाँ पे लग जाता है E नोट, जैसे E की पावर में जो जीरो दिख रहा है इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं E नोट से, इसको हम E नोट पढ़ेंगे। ओके, E नोट माइनस RT/NF मल्टीप्लाइड बाई Ln, जो कि नेचुरल लॉगरिथम है। Ln के बाद क्या है, कंसंट्रेशन ऑफ M डिवाइडेड बाई कंसंट्रेशन ऑफ Mn+ आयन। ठीक है, अब हमें पता है ये M जो हमारे रिएक्शन में था ये क्या है, सॉलिड है, और सॉलिड की कंसंट्रेशन हम कितनी मान के चलते हैं, यूनिटी, यानी कि 1 मान के चलते हैं। तो इस हिसाब से अगर हम इस कंसंट्रेशन को 1 लिख के चलें तो हमारा इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल इज इक्वल टू स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल माइनस RT/NF मल्टीप्लाइड बाई Ln इंटू 1/Mn+। सिंपली हमने क्या किया है, इस M कंसंट्रेशन को क्या लिखा है, 1 लिखा है, और कुछ चीज़ नहीं किया। ठीक है, अब यहाँ पे जो डिफरेंट टर्म्स आ रही हैं, जैसे R क्या होता है, हमारा गैस कॉन्स्टेंट, जिसकी वैल्यू अगर जूल में लिखें तो क्या आती है, 8.314 जूल केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स। ये क्या हो गया हमारा गैस कांस्टेंट। उसके बाद बात करें F की, तो F क्या होता है, फैराडे कांस्टेंट, जिसकी वैल्यू क्या होती है, 96487, और इसको आप क्या लिख सकते हो, 96500। ठीक है, अप्रोक्सीमेटली 96500 कूलम मोल इनवर्स, ये फैराडे कांस्टेंट की वैल्यू होती है। T टेम्परेचर जो हमें किस में मेजर करना है, केल्विन के अंदर। अगर न्यूमेरिकल्स में हमें डिग्री सेल्सियस में दिया हुआ होगा तो हमें उसको किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, केल्विन में। ओके, और जो Mn+ है, जो इस टाइप की ब्रैकेट में स्पीसीज़ लिखी जाती है, उसका मतलब होता है कंसंट्रेशन ऑफ दैट पार्टिकुलर स्पीसीज़। जैसे यहाँ पे अगर मैं A लिख देता हूँ तो इसको कैसे पढ़ेंगे, कंसंट्रेशन ऑफ A। यहाँ पे अगर मैं B लिख देता हूँ तो क्या पढ़ेंगे, इसको कंसंट्रेशन ऑफ B। और यहाँ पे अगर Mn+ लिखेंगे तो क्या, इसका मतलब क्या हो जाएगा, कंसंट्रेशन ऑफ स्पीसीज़ Mn+। ओके, तो ये सारे डिफरेंट टर्म्स थी, इनको हमने बता दिया क्या होता है। अब हम नेक्स्ट चलते हैं डैनियल सेल के ऊपर, कि डैनियल सेल में हम, क्योंकि वहाँ पर भी एक इलेक्ट्रोड रिएक्शन होती है, उसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हम किस तरीके से लिखेंगे ये हमें जानना है, और यूजिंग किसका यूज़ करते हुए, नर्स्ट इक्वेशन का। तो हमें ये पता है जो डैनियल सेल होता है उसमें जो रिएक्शंस होती हैं वो रिएक्शन कैथोड और एनोड पे अलग अलग साइमल्टेनियसली होती रहती है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे किसकी, कैथोड पे जो रिएक्शन होती है। अब कैथोड पे क्या होता है, हमें पता है रिडक्शन होता है, तो हम रिडक्शन पोटेंशियल लिख रहे हैं, Cu2+2Cu, यानी कि इलेक्ट्रोड पोटेंशियल एट कैथोड इज इक्वल टू इलेक्ट्रोड पोटेंशियल एट स्टैंडर्ड। ई नोट लग गया तो मतलब क्या हो गया, ये स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है। जैसे कि बार बार आपके सामने आ रहा है ई नोट। इस ई नोट का मतलब क्या हुआ, उस समय का हमें इलेक्ट्रोड पोटेंशियल मेजर कर रहे हैं जब सारी की सारी स्पीसीज़ का कंसंट्रेशन, यानी कि मोलरिटी कितना हो, 1m हो, यानी कि कंसंट्रेशन कितना लिया होगा हमने, m। और ये जो हम इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, देखिए ये भी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है हमारा,
ये भी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है और ये भी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है, लेकिन दोनों में डिफरेंस क्या है? ये इलेक्ट्रोड पोटेंशियल वो है जब हमने मेज़र किया है किस कंसंट्रेशन पे, यूनिटी पे, और ये इलेक्ट्रोड पोटेंशियल वो है जो हम किसी भी कंसंट्रेशन पे मेज़र कर सकते हैं, ठीक है। माइनस RT/NF। अब यहाँ पे जो N की वैल्यू थी, ये N क्या होता है इसको बड़े ध्यान से समझना है। N होता है हमारा किसी भी रिएक्शन के अंदर नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स कितने लेन देन हो रहा है, आप इस तरीके से समझ सकते हैं कितने इलेक्ट्रॉन्स का लेन देन हो रहा है। जैसे डैनियल सेल में रिएक्शन क्या होती है हमारी, आप जानते हो डैनियल सेल की रिएक्शन Zn प्लस में Cu2 प्लस गिव्स Zn2 प्लस Cu। ओके, ये रिएक्शन होती है। तो यहाँ पे ध्यान से देखिए, Zn से Zn+2 कब बना होगा? जब जिंक ने 2 इलेक्ट्रॉन का क्या होगा? लॉस किया होगा। और Cu2 प्लस से Cu कब बना होगा? जब Cu2 प्लस ने 2 इलेक्ट्रॉन का क्या होगा? गेन। तो लेन देन कितने इलेक्ट्रॉन का हो रहा है? 2 इलेक्ट्रॉन का लेन देन हो रहा है। इसका मतलब N की वैल्यू क्या हो गई? 2, ठीक है। जितने भी इलेक्ट्रॉन्स का लेन देन हो रहा है उसको ही हम क्या कहेंगे? N की वैल्यू कहेंगे। तो हमारे इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या हो गया? E=E0 माइनस RT/2F इंटू Ln डिवाइडेड मल्टीप्लाइड बाई 1/Cu2 प्लस। ये अभी थोड़ी देर में देखेंगे कि यहाँ पे जो टर्म्स लिखते हैं किस तरीके से हम लिख रहे हैं, ठीक है। हाल फिलहाल के लिए अभी इतना ही समझो कि एनोड पे हम कहते इलेक्ट्रोड पोटेंशियल इज इक्वल टू स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल माइनस RT/NF, क्योंकि उस रिएक्शन में तो 2 इलेक्ट्रॉन का लेन देन हो रहा था, तो एनोड और कैथोड पे भी साइमल्टेनियसली तो इलेक्ट्रॉन का ही लेन देन हो रहा होगा, ठीक है। इंटू Ln 1/Zn2 प्लस, ठीक है। ये हमारी क्या हो गई? एनोड पे जो रिएक्शन है वो रिएक्शन हो गई। अब हमें तो ओवरऑल सेल पोटेंशियल चाहिए, क्योंकि हम पार्टिकुलरली ना ही एनोड को देख रहे हैं ना ही कैथोड को देख रहे हैं, हम तो किसको देखेंगे? सीधा सीधा सेल को देखेंगे। तो सेल पोटेंशियल कैसे निकालेंगे? ई सेल हमने पढ़ा हुआ है, E0 एनोड। यहाँ पे अगर आप E0 सेल निकालेंगे तो E0 माइनस E0 कैथोड माइनस E0 एनोड, और सिंपली अगर आप ई सेल निकालेंगे, अगर ई सेल की बात करेंगे, यहाँ पे नोट हटा दीजिए आप दोनों जगह से, ई सेल इज इक्वल टू ई कैथोड माइनस ई एनोड, इस तरीके से निकालेंगे, ठीक है। अब इसकी वैल्यू यानी कि ये कैथोड पे जो टर्म इसकी वैल्यू हमें पता है, ई सेल इज इक्वल टू, इसकी जगह हम क्या लिखेंगे? यहाँ पे ये गलती से प्रिंट हो गया है, इसको आप रिमूव कर दें नोट को। ई सेल इज इक्वल टू क्या जाएगा हमारा? E0 माइनस RT/2F इंटू Ln Cu2 प्लस। देखिए यही जो वैल्यू लिख रहा हूँ मैं इसकी जगह पे, ये हमने अभी अभी ऊपर देखे हैं कि कैथोड पे कौन सी रिएक्शन होती है और एनोड पे कौन सी रिएक्शन होती है। रिएक्शन का हमें क्या लिखा है? इलेक्ट्रोड पोटेंशियल लिखा है यहाँ पे। तो जनरली वही रिएक्शन की हमें ई सेल पुट किए हैं, ठीक है। जैसे इन दोनों को पुट करेंगे तो ध्यान से देखिए, ये जो टर्म आ रही है इस टर्म में क्या है? RT/2F कॉमन आ रहा है। इनको कॉमन निकालेंगे तो क्या बच जाएगा? इसमें से ये घट रहा है, ठीक है। E0 Cu2 प्लस 2Cu में क्या घट रहा है? E0 Zn2 प्लस 2 Zn। इनको हम एक साथ लिखेंगे। अब मैंने प्लस वाले को पहले लिख लिया क्योंकि ये माइनस है, यहाँ पे क्या है? ये माइनस है और ये माइनस है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो प्लस RT/2F Ln 1/Zn2 प्लस, और ये माइनस का माइनस रहेगा, RT/2F Ln 1/Cu2 प्लस। अब मैं क्या कर रहा हूँ? इन दोनों टर्म्स को रीअरेंज करके लिख रहा हूँ। आफ्टर रीअरेंजिंग इनका हम लॉगरिथम का यूज़ करेंगे, प्रॉपर्टी होती है लॉगरिथम की, उसका यूज़ करेंगे, और हमारे पास क्या आ जाएगा? ई सेल इज इक्वल टू E0 सेल माइनस RT/2F Ln Zn2 प्लस डिवाइडेड बाई Cu2 प्लस। अब देखिए यहाँ पे मैं आपको जनरल वे में बता देता हूँ। जैसे हमारी जो रिएक्शन है हम उसको लिखते हैं। हमारी रिएक्शन क्या है? जिंक Cu2 प्लस गिव्स Zn+2 प्लस Cu, ठीक है। तो हम जो लेफ्ट हैंड साइड में लिखा रहता है उसको हम क्या कहते हैं? रिएक्टेंट साइड, और जो राइट हैंड साइड लिखा उसको क्या कहते हैं? प्रोडक्ट साइड। अब जब भी नस्ट इक्वेशन लिखेंगे तो नस्ट इक्वेशन में क्या हम लिखते हैं? ई सेल इज इक्वल टू E0 सेल माइनस RT/2F डिवाइड इंटू Ln। अब Ln के बाद जो टर्म होती है, देखिए इसमें क्या करते हैं हम? ऊपर तो न्यूमिनेटर जो होता है उसमें तो हम लिखते हैं प्रोडक्ट में जो भी आयन होता है जिनकी कंसंट्रेशन दी हुई रहती है, हमें मेज़र करनी होती है, वो लिखते हैं। जैसे कि प्रोडक्ट साइड में कंसंट्रेशन किसकी आएगी? Zn2 प्लस की। अब ये क्यों नहीं लिखा? क्योंकि ये क्या है? सॉलिड है, ओके। डिवाइडेड में जो आएगी वो किसकी कंसंट्रेशन लिखते हैं हम? रिएक्टेंट साइड की। देखिए यहाँ पे जिंक क्या है? सॉलिड है, तो इसकी कंसंट्रेशन तो लिखेंगे नहीं, 1 होती है। इनटू में Cu2 प्लस आयन है तो Cu2 प्लस आयन की कंसंट्रेशन हमने लिख दी है, ठीक है। तो जब भी आप नस्ट इक्वेशन लिखें, ई सेल इज इक्वल टू E0 सेल लिखें माइनस RT/NF लिखें मल्टीप्लाई बाई Ln इंटू, पहले लिखेंगे कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट न्यूमिनेटर में, डिवाइडेड बाई डिनोमिनेटर में क्या लिखेंगे? कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, ठीक है। इस तरीके से हमको क्या करना होता है? नस्ट इक्वेशन इम्प्लीमेंट करनी होती है। अब
अब ये बात करते हैं, ये आर टी बाई जो एफ होता है, अगर मैं इसको 2.303 से मल्टीप्लाई कर दूं, ये हम आगे देखेंगे किस तरीके से इसको 0.0591 बनता है, ठीक है। क्योंकि इन सभी की वैल्यू पुट करने के बाद हमारे पास लास्ट में रिजल्ट क्या आता है, 0.0591 या फिर 0.059 भी हम लिख सकते हैं, ठीक है। ये हम बाद में देखेंगे, यहाँ पे थोड़ी प्रिंटिंग मिस्टेक है, इसको अभी ध्यान ना दें, जब न्यूमेरिकल सोल्व करेंगे तब ये क्लियर हो जाएगा, ठीक है। अगर अब मैं क्या कर रहा हूँ, मेरे को नस्ट इक्वेशन लिखना है किसी भी जनरल रिएक्शन के लिए, मैं सीखना चाहता हूँ कि नस्ट इक्वेशन कैसे लिखते हैं, ठीक है। तो मैं एक जनरल सी रिएक्शन लेके चलता हूँ, जैसे कि ए प्लस बी, यहाँ पे आदान प्रदान कितने इलेक्ट्रॉन को हो रहा है, मान लेते हैं n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, उनका क्या हो रहा है, आदान प्रदान हो रहा है। प्रोडक्ट साइड में क्या है, सी प्लस में डी। अब देखिए यहाँ पे ए बी जो स्मॉल लेटर्स में लिखे हैं COD, ये सारे क्या हैं, इनकी स्टोइकोमेट्री है, जैसे कि 2A हो गया, 3B हो गया और 4C हो गया और 10D हो गया। इस तरीके से अगर मान लो मेरे पास स्टोइकोमेट्रिक होती है, उस केस में मैं नस्ट इक्वेशन कैसे लिखूंगा, ठीक है। तो देखिए नस्ट इक्वेशन कैसे लिखते हैं, लेफ्ट हैंड साइड में क्या आएगा, ई सेल समझ गए होंगे आप, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है कब, जब कंसंट्रेशन एक से अलग अलग होती हैं, ठीक है। यानी कि कोई भी कंसंट्रेशन एक्सेप्ट 1, ठीक है, इज इक्वल टू ई नोट सेल। और ई नोट सेल वो होता है जो स्टैंडर्ड होता है एक तरह से, और ये कब मेज़र करते हैं हम, जब सारी की सारी कंसंट्रेशन 1 ली जाती हैं। तो ये हमें जनरली जो सवाल होते हैं न्यूमेरिकल्स होते हैं उसमें ये दिया हुआ रहता है, कई बार ये निकाल भी लेते हैं तो ये दिया रहेगा हमें, ठीक है। तो ई सेल इज इक्वल टू ई नोट सेल माइनस RT/NF इंटू LN। अब यहाँ देखिए हमने बताया कि ऊपर न्यूमरेटर साइड में क्या लिखते हैं हम, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट। अब ये हमें ध्यान से देखना है, ये सबसे पहले ये जो स्पीसीज है C, हमने कंसंट्रेशन C लिखा, जो स्टोइकोमेट्री इसके आगे लिखी रहती है उसकी पावर में जाएगी। ये विशेष ध्यान दें, जो स्टोइकोमेट्री होती है C, यानी कि इसके आगे जो भी लिखा रहेगा, इस C के आगे जो भी टर्म लिखा हुआ है वो किस में चला जाएगा, पावर में। जैसे कैपिटल D, इसके आगे क्या लिखा हुआ है D, तो उसके पावर में चला जाएगा। याद रखना ये कहाँ जाएगा, पावर में। डिवाइडेड बाई कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स। अब रिएक्टेंट क्या है हमारे, A और B हैं, तो A की पावर में क्या चलाएगा, इसका कोफिशिएंट स्टोइकोमेट्रिक, और B के पावर में इसका B का स्टोइकोमेट्रिक चला जाएगा। इस तरीके से हम क्या लिखते हैं, नस्ट इक्वेशन लिखते हैं, ठीक है। अगर मैं एग्जांपल लेता हूँ, मान लीजिए मेरे पास एक एग्जांपल है, जैसे मैं ये एक रिएक्शन लेता हूँ, निकल सॉलिड है, 2 सिल्वर आयन है एक्वस में, ये क्या रिएक्शन करके क्या बनाते हैं, निकल 2+ एक्वस में और 2 सिल्वर आयन बनाते हैं, ठीक है। अब मुझे इस रिएक्शन के लिए क्या लिखना है, नस्ट इक्वेशन लिखनी है। अब नस्ट इक्वेशन क्या लिखूंगा, नस्ट इक्वेशन का सिंपल सा फॉर्मूला क्या है, ई सेल इज इक्वल टू ई नोट सेल माइनस RT/NF। अब N देखना है हमें क्या होगा, देखिए यहाँ पे आप सिंपली देख सकते हैं कि निकल 2+ में कैसे कन्वर्ट हुआ होगा। ऑब्वियस सी बात है, जब इसने निकल ने 2 इलेक्ट्रॉन लॉस किए होंगे तो ही बना होगा, तो 2 इलेक्ट्रॉन लॉस किए। अब यहाँ पे 2 सिल्वर ने 2 ही इलेक्ट्रॉन लेके क्या बना रहा है, सॉलिड सिल्वर बना रहा है। इसका मतलब 2 अलग अलग सिल्वर ने क्या हो लिया होगा, एक इलेक्ट्रॉन, यानी कि टोटल 2 इलेक्ट्रॉन लिए होंगे। तो 2 इलेक्ट्रॉन लिए जा रहे हैं और 2 इलेक्ट्रॉन दिए जा रहे हैं, तो N की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी, ठीक है। RT/2F इंटू LN। अब LN के बाद की चीज़ जो है, यानी कि ये वाली टर्म जो मैंने ब्रैकेट में मेंशन की हैं, यहाँ पे क्या लिखेंगे, ऊपर की साइड यानी न्यूमरेटर में क्या लिखेंगे, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट। अब प्रोडक्ट में 2 चीज़ें हैं, एक ये चीज़ है, एक ये चीज़ है। अब ये जो सिल्वर है ये सॉलिड में है, तो सॉलिड को हम मेंशन नहीं करते हैं, जो आयन होते हैं उन्हीं की कंसंट्रेशन को मेंशन करते हैं। और ऐसा क्यों करते हैं, क्योंकि सॉलिड का कंसंट्रेशन कितना मान के चलते हैं हम, 1 मान के चलते हैं। अब कंसंट्रेशन ऑफ निकल 2+, ठीक है, डिवाइडेड बाई कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट लिखेंगे। अब रिएक्टेंट में 2 चीज़ें हैं, देखिए सॉलिड में तो इसकी कंसंट्रेशन लिखेंगे नहीं, अब इस सिल्वर आयन की कंसंट्रेशन हम लिखेंगे। तो जैसे सिल्वर आयन क्या लिखा हुआ है, 2 लिखा हुआ है, तो ये 2 किस में चला जाएगा, पावर में चला जाएगा। उस आयन के आगे जो भी स्टोइकोमेट्री होगी उसी को ही हम पावर में लगा देते हैं। जैसे कि सिल्वर आयन की रेज टू पावर 2 हो जाएगा, सिल्वर आयन की पावर 2 हमने यहाँ पे कर दी है। तो इस तरीके से हमारा नस्ट इक्वेशन क्या होता है, लिखना होता है। इस तरीके से हम नस्ट इक्वेशन को लिखते हैं। चलिए एक बार एक न्यूमेरिकल के थ्रू इसको समझते हैं कि नस्ट इक्वेशन का यूज़ कैसे करते हैं, कैसे न्यूमेरिकल्स को सोल्व करेंगे। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन पे चलते हैं, रिप्रेजेंट द सेल। ओके, सबसे पहले सवाल ये है कि हमें रिप्रेजेंट करना है सेल को। रिप्रेजेंटेशन हमें आता है किसी भी सेल का, किस तरीके से करते हैं, रिप्रेजेंट द सेल इन विच द फॉलोइंग रिएक्शन टेक्स प्लेस। और ये रिएक्शन हो रही है, रिएक्शन को ध्यान से देखना, मैग्नीशियम सॉलिड है इन +2 Ag आयन, और इसकी कंसंट्रेशन हमें दी हुई है 0.001 m, गिव्स Mg2+, जिसकी कंसंट्रेशन दी हुई है हमें प्लस में 2 Ag सॉलिड। ये हमें सब कुछ दिया हुआ है। कैलकुलेट करना है हमें ई सेल, और ई नोट सेल हमें स्टैंडर्ड ई सेल क्या हुआ है, दिया हुआ है 3.17 वोल्ट।
ठीक है। अब सबसे पहले जो सवाल था हमारा रिप्रेजेंटेशन, रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, ये सबसे पहले हम लिखते हैं ऑक्सीडेशन वाली स्पीसीज, फिर ये जो डबल एरो हैं इसको हम क्या कहते हैं, सोल्ट ब्रीज, ठीक है, इसको क्या कहते हैं, सोल्ट ब्रीज। और सोल्ट ब्रीज के बाद यहाँ जो टर्म लिखते हैं ये कौन सी टर्म होती है, रिडक्शन टर्म्स होती हैं, ठीक है। अब मैग्नीशियम का ऑक्सीडेशन कैसे हो गया, मैग्नीशियम ने 2 इलेक्ट्रॉन लूज किए तो क्या बना होगा, मैग्नीशियम 2+, इनको सेपरेट करते हैं एक इस तरीके से एरो से, ठीक है। आप इसको स्लैश भी बोल सकते हैं, मैग्नीशियम स्लैश Mg2+, इसकी कंसंट्रेशन हमें रिएक्शन में दी हुई है तो वो कंसंट्रेशन लिख देंगे। उसके बाद डबल स्लैश यानी कि सोल्ट ब्रीज, फिर सिल्वर आयन। अब यहाँ पे आपको 2 लिखने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि रिप्रेजेंटेशन के अंदर सिर्फ हम स्पीसीज़ को ही मेंशन करते हैं। हालांकि हमारे पास 2 सिल्वर आयन यूज हो रहे हैं, बट हमें रिप्रेजेंटेशन में सिर्फ और सिर्फ किसको दिखाना होता है, स्पीसीज़ को ही दिखाना होता है। तो यहाँ पे Ag+ ने, सिल्वर आयन ने इलेक्ट्रॉन लिया होगा तब जाके ये क्या बना होगा, सिल्वर मेटल बना होगा, सॉलिड बना होगा, ठीक है। तो इस तरीके से सिल्वर, इसकी कंसंट्रेशन स्लैश सिल्वर सॉलिड, इस तरीके से हम रिप्रेजेंट करते हैं। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अब हम बात करते हैं इसके कैलकुलेशन पार्ट की। तो ई सेल हम कैसे निकालेंगे, ई सेल इज इक्वल टू ई नोट सेल माइनस RT/NF इंटू Ln कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट। अब प्रोडक्ट में हमने देखा क्या था, सिर्फ आयन में मैग्नीशियम 2+ था और डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, रिएक्टेंट में एक तो सॉलिड था मैग्नीशियम, सॉलिड को हम नेगलेक्ट कर देंगे और सिल्वर आयन बचा, तो सिल्वर आयन की कंसंट्रेशन रेज़ टू पावर 2। अब क्योंकि ये 2 उसके हम ये कहें कि स्टोइकोमेट्री में था तो उसको हम किस में लगाएंगे, पावर में लगाएंगे। अब सारे डाटा हम फीड कर देंगे, जैसे कि यहाँ पे हम लिखेंगे 3.17 माइनस RT/NF तो है ही, तो N की वैल्यू कितनी हो जाएगी, कितने इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान हो रहा है, 2 हो रहा है, तो RT/2F हो गया। इनटू में Ln को ब्रेक डाउन करके लिखेंगे हम log इनटू में इसको इस तरीके से लिखेंगे, देखिए ई सेल इज इक्वल टू, ई नोट सेल की वैल्यू हमें दी हुई है, सॉरी, ई सेल इज इक्वल टू 3.17 वोल्ट माइनस, अब इस Ln को किस तरीके से लिखेंगे, हम लिखेंगे 2.303 log इनटू में जो भी यहाँ पे दिया हुआ होगा, जैसे कि ये मेंशन है तो एग्जैक्टली ये कहीं यहाँ इस ब्रैकेट में फिट कर देंगे। माइनस के बाद क्या लिखेंगे, जो 2.303 इंटू RT/F होता है, क्या बता रहा हूँ मैं, 2.303 इंटू RT/F, इसकी वैल्यू होती है 0.059 डिवाइडेड बाई N तो है ही हमारे पास 2 इनटू में log और बाद में हम ये क्या लिख देंगे, कंसंट्रेशन लिख देंगे, ठीक है। अब कंसंट्रेशन भी दी हुई है, log हमें मेजर करना आता ही है, उसके बाद क्या हो जाएगा, सारी चीज़ें हमारे पास, ये भी है, इसको भी सोल्व कर सकते हैं, log भी सोल्व करना आता है, इस तरीके से हमारा क्या आ जाएगा, ई सेल आ जाएगा। इफ़ यू फाइंड सम प्रॉब्लम्स regarding the solution of this problem, so we arrange a separate video for the numericals, okay। अभी हाल फिलहाल के लिए हमें कंसेप्ट सीखना कि किस तरीके से प्रॉब्लम को सोल्व आउट किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट हम चलते हैं इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के ऊपर, कि कैसे नस्ट इक्वेशन का यूज़ करते हुए हम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को डिटरमाइन कर सकते हैं, उनके प्रॉब्लम, उनके न्यूमेरिकल को हम किस तरीके से सोल्व करेंगे। तो सबसे बेस्ट एग्जांपल हमारा क्या रहेगा, डैनियल सेल रहेगा, ओके। लेट मी इंक्रीज द, ओके, नाउ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट हम किस तरीके से मेजर करते हैं। तो सबसे पहले जो डैनियल सेल आपने अच्छे से पढ़ा होगा उसके ऊपर चलते हैं हम। डैनियल सेल का जो रिएक्शन होता है वो हमें अच्छे से याद है, जिंक सॉलिड प्लस में Cu2 प्लस एक्वस गिव्स Zn2 प्लस Cu सॉलिड। ये हमारा क्या होता है, सेल रिएक्शन होता है, ओवरऑल सेल रिएक्शन होता है। तो यहाँ हमें अच्छे से पता है 2 इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान हो रहा है, बट अब हम कंसेप्ट समझते हैं कि किस तरीके से इक्विलिब्रियम कांस्टेंट में हम पहुँचेंगे। तो देखिए सबसे पहले क्या होगा, जैसे जैसे टाइम बढ़ता रहेगा उस तरीके से रिएक्शन प्रोसीड करती रहेगी, यानी कि ये क्या है रिएक्टेंट, तो ये कंज्यूम होते रहेंगे और ये दोनों बनते रहेंगे, ठीक है। जैसे जैसे टाइम आगे चलता रहेगा तो इसकी कंसंट्रेशन बढ़ती रहेगी और इसकी कंसंट्रेशन कम होती रहेगी, ठीक है। अब इसकी बढ़ती रहेगी, इसकी कम होती रहेगी। एक टाइम ऐसा भी आएगा जब इनकी दोनों की कंसंट्रेशन क्या हो जाएगी, बराबर हो जाएगी। स्टार्टिंग में हमारे पास जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की जो वैल्यू आती है वो क्या आएगी, समथिंग वैल्यू आएगी। जैसे मैं एग्जांपल पे लूँ तो मान लीजिए 1.1 वोल्ट आ रही है, ठीक है। जैसे जैसे टाइम बढ़ता जाएगा, आगे चलते जाएंगे हम, तो इसकी वैल्यू भी कम हो जाती है, 1.0 हो जाती है, 0.9 हो जाती है। एक ऐसा भी टाइम आएगा जब ये सारा का सारा कंज्यूम हो जाएगा तो 0 वोल्ट दिखाने लग जाएगा ये, ठीक है। उस टाइम पे 0 वोल्ट का मतलब क्या हुआ कि वहाँ पे कोई भी करंट पास नहीं हो रहा है। और करंट पास कब नहीं होगा, जब
कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट बराबर हो जाएगी कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट आयंस के। जब दोनों की कंसंट्रेशन यानी कि Cu2+ और Zinc+2 की आयन की कंसंट्रेशन बराबर हो जाएगी, उस टाइम वोल्टमीटर क्या दिखाने लग जाएगा, गिव्स जीरो रीडिंग। ओके, वहाँ पे वोल्टमीटर जीरो रीडिंग दिखाने लग जाएगा। जब ऐसा होगा तो हम कह सकते हैं कि इक्विलिब्रियम आ चुका है। दिस इंडिकेट्स दैट इक्विलिब्रियम हैज़ बीन अटेन्ड। इक्विलिब्रियम आने का मतलब होता है कि इन दोनों आयंस की कंसंट्रेशन बराबर होना, और उस केस में वोल्टेज क्या हो जाएगी, जीरो वोल्टेज हो जाएगी। तो उसको हम कहेंगे, क्या कहेंगे, इक्विलिब्रियम आ चुका है। ठीक है, अब इक्विलिब्रियम पे हमने ये देखा कि वोल्टेज जीरो हो गई, तो ई सेल, क्योंकि सेल की वोल्टेज जीरो ही है ना, तो ई सेल कितना होगा, जीरो। अगर हम नेक्स्ट इक्वेशन लिखेंगे, ई सेल इज इक्वल टू जीरो इज इक्वल टू ई नोट सेल माइनस आर टी बाई एन एफ इंटू एल एन, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट माइनस कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, मतलब कंसंट्रेशन ऑफ जिंक आयन डिवाइडेड बाई कंसंट्रेशन ऑफ कॉपर आयन। अब देखिए ये जो टर्म है, ये तो देखिए इसको हम भूल जाते हैं एक बार के लिए, क्योंकि ये तो जीरो हो गया। अब ये सारी की सारी टर्म क्या नेगेटिव में, इसको अगर मैं इस साइड ले जाऊंगा तो पॉजिटिव हो जाएगी। अब ई सेल इज इक्वल टू सारी पॉजिटिव है, तो मैं ई सेल को इधर लिख लेता हूँ यहाँ पे, और आर टी, और ये जो दूसरी टर्म है इसको पॉजिटिव हो चुकी है, क्योंकि हमने अगर इस साइड लेके जाएंगे तो पॉजिटिव आ जाएगी। इसको मैं इस साइड लेके चलता हूँ, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। तो ई सेल की वैल्यू क्या आई, आर टी बाई एन एफ इंटू में, अब मैंने बताया कि एल एन जो नेचुरल लोगरिथम होता है उसको हम ब्रेक डाउन करके लिख सकते हैं किसमें, लोग में। अब ये जो लोग लिखा हुआ उसका बेस हम कितना मान के चलते हैं, 10 मान के चलते हैं। ठीक है, log into concentration of जिंक आयन डिवाइडेड बाई कंसंट्रेशन ऑफ कॉपर आयन। अब ये जब इक्विलिब्रियम आ जाता है तो उस समय कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट डिवाइडेड बाई कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट जो होते हैं, जो हमने यहाँ लिखा हुआ है, उसको हम क्या कहते हैं, केसी कहते हैं, यानी कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कहते हैं। ध्यान देना, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट डिवाइडेड बाई कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एट इक्विलिब्रियम पे हम क्या कहते हैं, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कहते हैं उसको। तो ई सेल क्या हो जाएगा हमारा 2.303 आर टी डिवाइडेड बाई एन एफ इंटू लॉग के सी, क्योंकि इसको हम किससे रिप्लेस कर रहे हैं, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के सी से रिप्लेस कर रहे हैं। तो यहाँ से हमारे पास ई नोट सेल अगर हो और क्या हो, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन का हमें पता हो, तो हम क्या निकाल सकते हैं, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट आसानी से निकाल सकते हैं। ठीक है, अब हम सीधा चलते हैं इसके न्यूमेरिकल पोर्शन पे, क्योंकि न्यूमेरिकल सोल्व करना ही सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर के अंदर। ओके, वेटेज जो रखता है इस चैप्टर से, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से, वो क्या रखता है, न्यूमेरिकल ज़्यादा पोर्शन, या आप कहें वेटेज इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर के अंदर वेटेज किसका होता है, न्यूमेरिकल्स का ज़्यादा होता है। अब वो न्यूमेरिकल चाहे आपका नस्ट इक्वेशन से हो, या इक्विलिब्रियम कांस्टेंट से हो, गिब्स एनर्जी से हो, या फैराडे लॉज पे हो, न्यूमेरिकल ज़्यादातर आते हैं हमारे। ठीक है, अब एक न्यूमेरिकल सोल्व करते हैं हम। न्यूमेरिकल क्या कहते हैं, कैलकुलेट द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ऑफ द रिएक्शन, और रिएक्शन क्या दी हुई है हमें, Cu सॉलिड है यहाँ पे और 2 सिल्वर आयन है, इसकी कंसंट्रेशन हमें दी हुई नहीं है। गिव्स Cu2+2 आयन एंड 2 सिल्वर आयन। ओके, ये रिएक्शन है, और हमें क्या दिया हुआ है, ई नोट सेल, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हमें दिया हुआ है 0.46 वोल्ट। अब हमें सीधा क्या पूछा हुआ है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट यानी कि Kc पूछा हुआ है। तो सबसे पहले हमें किसका यूज़ करेंगे, हम नस्ट इक्वेशन का यूज़ करेंगे एट इक्विलिब्रियम। तो नस्ट इक्वेशन क्या कहती है, ई नोट सेल। नस्ट इक्वेशन कब, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पर। ई सेल इज इक्वल टू 2.303 डिवाइडेड बाई एन आर टी बाई एफ लॉग Cu2+ आयन डिवाइडेड बाई Ag2+। अब यहाँ पे ध्यान से देखिए, मैंने यहाँ पे लॉग के बाद जो टर्म लिखी है, तो मैं क्या लिख रहा हूँ, लॉग कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट। प्रोडक्ट में क्या है, Cu2+, अब Ag को क्यों नहीं लिखा, क्योंकि किसमें है, सॉलिड में है, सॉलिड की कंसंट्रेशन 1 होती है, डिवाइडेड बाई कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। रिएक्टेंट में 2 चीज़ें थी, अब मैंने ये नहीं लिखी, क्यों नहीं लिखी, क्योंकि ये सॉलिड में है जिसकी कंसंट्रेशन हम 1 मान के चलते हैं, इसलिए मैंने क्या लिखा, Ag। और Ag का पावर 2 किया हुआ है, क्योंकि इसके सामने जो स्टोइकोमेट्री है वो क्या है, 2 है, जो भी स्टोइकोमेट्री होगी वो उसकी पावर में चली जाएगी। ठीक है, अब एज इट इज़ ये जो पोर्शन होता है इसको हम क्या कहते हैं, Kc। चाहे इसकी पावर होती जो भी होती, जैसे कोई सेपरेट एग्जांपल होता है उसमें यहाँ इसकी भी पावर होती, इसकी भी पावर होती, तो वो मैटर नहीं करता। सिंपली यहाँ पे क्या मैटर करता है कि ये जो कंसंट्रेशन टर्म लिखी हुई इसको हम क्या कहते हैं, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कहते हैं। तो सब सारी वैल्यू पुट कर देंगे हम, जैसे कि ई नोट सेल की वैल्यू पुट की हमने 2.303 आर टी बाई एफ इंटू में ये जो n है ये कितना है हमारा 2 है, क्योंकि हमने देखा कि Cu2+ से Cu कब बना होगा, नहीं सॉरी, Cu से Cu2+ कैसे बना होगा, जब 2 इलेक्ट्रॉन इसने लूज़ किए होंगे। तो 2 इलेक्ट्रॉन ये लूज़ कर रहे हैं और 2 सिल्वर 2 इलेक्ट्रॉन को क्या कर रहे हैं, गेन कर रहे हैं। तो आदान प्रदान कितने इलेक्ट्रॉन का हुआ, 2 इलेक्ट्रॉन का। अब मैंने बताया कि ये जो टर्म होती है 2.303 आर टी बाई एफ, इसको अगर हम सोल्व करें, अब सोल्व करने का मतलब क्या हो, 2.303 को r से मल्टीप्लाई करें। r क्या होता है, 8.314 जूल केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स। टी टेम्परेचर हो गया, टेम्परेचर स्टैंडर्ड टेम्परेचर कितना होता है,
5 डिग्री सेल्सियस और केल्विन में कहें तो 298 केल्विन। ओके, और एफ क्या होता है? फेराडे कांस्टेंट। फेराडे कांस्टेंट की वैल्यू में पता है 9469500, या आप कहें 9 अप्रोक्सीमेटली 96500, ये हम लिख सकते हैं कूलाम मोल इनवर्स। अब इनको अगर हम सोल्व करेंगे तो ये वैल्यू 0.059 आएगी, डिवाइडेड बाई 2 है ही हमारे पास, लोग किसी भी है हमारे पास, तो इसको क्या करेंगे 2 को मैं इससे मल्टीप्लाई करूंगा और इसको इसके डिवाइड में लेके आऊँगा, तो इस तरह से लोग केसी की वैल्यू आएगी। अब हमें लोग केसी की वैल्यू नहीं चाहिए, हमें तो सिर्फ केसी की चाहिए। अब ये प्रॉपर्टी होती है, जब हम लोग को हटाएंगे तो लोग को कैसे हटाते हैं? लोग को इस साइड लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा? एंटी लोग आता है। लोग को लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड लेके जाएंगे तो क्या बन जाएगा? एंटी लॉग बन जाएगा। अब एंटी लॉग को सोल्व कैसे करते हैं? पहले तो 0.6 देखेंगे, 0.6 की वैल्यू किस वैल्यू पे 0.6 आता है, तो क्या होता है 3.9 पे हम मान के चलते हैं। 3.9 इंटू में, अब डेसिमल के बाद जो भी डिजिट लिखी हुई होती है वो कहाँ चली जाती है? पावर में चली जाती है, 10⁻⁴ में चली जाती है, क्योंकि यहाँ पे क्या है? लोग, और इसका लोग का क्या बेस होता है? हम 10 मान के चलते हैं, लोग बेस 10, तो उसकी 10⁻⁴ क्या हो जाएगी? 15। तो जो भी 0.6 किसकी वैल्यू होती है ये देखेंगे, वो किसकी होती है? 3.9 की, और 4 भी कह सकते हो आप, इनटू में जो डेसिमल प्लेस से पहले जो वैल्यू लिखी हुई, जैसे 15, 13 लिखी हुई, तो वो 10⁻⁴ में चली जाएगी। ओके, तो इस तरीके से हमारे पास केसी आ जाएगा। तो केसी को कैसे सोल्व करेंगे, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट हम चलते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सेल एंड गिब्स एनर्जी ऑफ द रिएक्शन। किसी भी इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में गिब्स एनर्जी को किस तरीके से इंट्रोड्यूस करते हैं, क्या होता है, ये हम सीखते हैं सबसे पहले, और मेनली आप फोकस करें किस पे? न्यूमेरिकल्स पे। ठीक है, तो हम ये जानते हैं, फिजिक्स के अंदर हमने पढ़ा हुआ है कि इलेक्ट्रिकल वर्क जो होता है 1 सेकेंड में, वो किसके बराबर होता है? इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल, और उसको मल्टीप्लाई कर दे टोटल चार्ज पास्ट, तो क्या आ जाएगा हमारे पास? इलेक्ट्रिकल वर्क आ जाएगा। जैसे कि इस यहाँ पे लिखा हुआ है, इलेक्ट्रिकल वर्क इन 1 सेकेंड इज इक्वल टू इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल मल्टीप्लाइड बाई टोटल चार्ज पास्ट। ठीक है, अगर हमें मैक्सिमम इलेक्ट्रिकल वर्क चाहिए, ठीक है, इफ़ यू वांट टू ऑब्टेन मैक्सिमम वर्क फ्रॉम ए गैल्वेनिक सेल, तो हमें चार्ज को किस तरीके से पास करना पड़ेगा? रिवर्सिबली पास करना होगा। अब इसका मतलब क्या हुआ? रिवर्सिबल वर्क कैन बी डन बाय ए गैल्वेनिक सेल इज इक्वल टू, द रिवर्सिबल वर्क होता है गैल्वेनिक सेल का, किसके बराबर होता है? इसकी डिक्रीज इन गिब्स एनर्जी का, यानी कि गिब्स एनर्जी को डायरेक्टली आप किससे जोड़ रहे हो? रिवर्सिबल वर्क डन से जोड़ रहे हो। ठीक है, अब हमें अगर गिब्स एनर्जी का फॉर्मूला पता चल जाए तो उसको हम किससे रिलेट कर सकते हैं? हम सीधा सीधा किससे रिलेट कर सकते हैं? उस सेल के इलेक्ट्रोड पोटेंशियल से रिलेट कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि कोई भी मैक्सिमम अगर आपको वर्क चाहिए तो उसकी गिब्स एनर्जी को आपको क्या करना पड़ेगा? डिक्रीज करना पड़ेगा। ठीक है सॉरी गिब्स एनर्जी का फॉर्मूला देखते हैं कि गिब्स एनर्जी किसी भी रिएक्शन के लिए हम कैसे लिखते हैं। किसी भी रिएक्शन के लिए गिब्स एनर्जी लिखने का तरीका क्या होता है? डेल्टा आर जी। एक्चुअली गिब्स एनर्जी का हम क्या लिखते हैं? हमेशा चेंज लिखते हैं, चेंज इन गिब्स एनर्जी। तो ये जो आर लिखा हुआ है यहाँ पे डेल्टा आर, ये आर रिप्रेजेंट करता है रिएक्शन के लिए। डेल्टा आर मीन्स चेंज इन गिब्स एनर्जी फॉर द रिएक्शन इज इक्वल टू -n। n जो है वो आप समझ गए होंगे किसके बराबर होता है? जो भी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आदान प्रदान हो रहे हैं उसके बराबर होता है। इनटू एफ भी समझ गए होंगे आप क्या होता है? फेराडे कांस्टेंट। इनटू ई सेल, पोटेंशियल ऑफ द इलेक्ट्रोड, उस इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल कितना है। ठीक है, उस सेल का पोटेंशियल, ज़्यादा अच्छा रहेगा हम ये बोलें कि उस सेल का पोटेंशियल कितना है, क्योंकि हम पोटेंशियल के पोटेंशियल किससे रिलेट कर रहे हैं? गिब्स, चेंज इन गिब्स एनर्जी, क्योंकि ये नेगेटिव साइन क्या इंडिकेट कर रहा है कि जितना ज़्यादा ये ई सेल होगा उतनी ही कम क्या होगी? हमारी गिब्स फ्री एनर्जी होगी, क्योंकि नेगेटिव में है। ठीक है, उतनी, क्योंकि ये नेगेटिव में, जैसे आप इसको इस तरीके से समझते हैं, मेरे पास यहाँ पे x है, ये -10 लिखा है, तो ये -10 है, और x लिख रहा हूँ -20। तो मैं कह रहा हूँ कि ये वैल्यू अगर पुल हो तो ये ज़्यादा वैल्यू बड़ी है किससे? 10 से, लेकिन x की वैल्यू तो कम हो गई क्योंकि ये नेगेटिव में है। x -10 है, ये -10 कुछ वैल्यू है, और x -20 है, तो यहाँ पे बड़ा कौन सा हुआ? -10, यानी कि x यहाँ बढ़ा। जैसे जैसे मैं ये वैल्यू बढ़ाते जाऊँगा ये वैल्यू क्या होती चली जाएगी? कम होती चली जाएगी। और हमने यही पढ़ा है कि गिब्स एनर्जी किसी भी गैल्वेनिक सेल के लिए अगर हमें गिब्स एनर्जी का मैक्सिमम वर्क चाहिए, रिवर्सिबल वर्क चाहिए, तो हमें क्या करना पड़ेगा? गिब्स एनर्जी को क्या करना पड़ेगा? डिक्रीज करना पड़ेगा। यही कंसेप्ट होता है कि हम रिलेट कर पाते हैं ई सेल और गिब्स फ्री एनर्जी को। ओके, अब देखिए, हमें ये पता है कि जो गिब्स फ्री एनर्जी होती है अगर हम स्टैंडर्ड सेल के लिए निकालें, स्टैंडर्ड सेल का मतलब वहाँ पे जितनी भी स्पीसीज़ होंगी उसकी कंसंट्रेशन कितना लेंगे हम? यूनिटी, यानी कि 1 लेंगे। तो जो ई सेल होगा वो क्या हो जाएगा? ई नॉट सेल हो जाएगा, क्योंकि उस टाइम तो सारे के सारे स्पीसीज़ का कंसंट्रेशन 1 हम लेके चल रहे हैं, तो हम क्या कहेंगे उसको? इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को क्या कहेंगे? स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड
पोटेंशियल, तो वहाँ पे जो गिब्स फ्री एनर्जी का चेंज होगा उसको भी हम क्या लिखेंगे, स्टैंडर्ड चेंज इन गिब्स फ्री एनर्जी इज इक्वल टू माइनस एन एफ इंटू ई नोट सेल। ऑब्वियस सी बात है, जब हमने स्टैंडर्ड लिखा है तो ई सेल को क्या लिखेंगे, स्टैंडर्ड लिखेंगे। अब आपको ये पता होगा कि स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होता है, ई सेल इज इक्वल टू आर टी बाई एन एफ इंटू एल एन के सी। ओके, ये हमने अभी देखा है थोड़ी देर पहले ही। अब मैं क्या करता हूँ, इस एन एफ को ई सेल से मल्टीप्लाई कर देता, तो क्या बन गया मेरा एन एफ ई नोट सेल। क्योंकि यहाँ पे मैं क्या करना चाह रहा हूँ, सिंपली यहाँ पे मैं ये जो रिएक्शन है, ये जो इक्वेशन है हमारी डेल्टा आर जी नोट इज इक्वल टू माइनस एफ ई नोट सेल जो है, इसको मैं गिब्स फ्री एनर्जी को किससे रिलेट करना चाह रहा हूँ, मैं इक्विलिब्रियम कांस्टेंट से रिलेट करना चाह रहा हूँ। इसलिए मैंने नेक्स्ट इक्वेशन का यूज़ किया और यहाँ से क्या निकाला मैंने, एन एफ ई नोट सेल किसके बराबर होता है, आर टी एल एन के सी के। तो लेफ्ट हैंड साइड तो क्या है मेरा, सेम ही है, डेल्टा आर जी नोट माइनस इक्वल टू माइनस माइनस। अब यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, एन एफ ई नोट लिखा हुआ है, एन एफ ई नोट की वैल्यू क्या है मेरा, आर टी एल एन के सी। यहाँ पे मैं क्या लिख दूंगा, आर टी एल एन के सी, क्योंकि इसकी वैल्यू यहाँ पे पुट कर दी हमने। तो डेल्टा जी को किससे लिंक कर दिया हमने, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के साथ। ये भी फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, साथ ही साथ हमें ये फॉर्मूला भी इंपॉर्टेंट है। ये दोनों के दोनों फॉर्मूले हमारे काम आते हैं, क्योंकि जो फर्स्ट है इसके अंदर तो क्या है, गिब्स फ्री एनर्जी को रिलेट कर रहे हैं हम इलेक्ट्रोड पोटेंशियल से, और जो ये सेकेंड वन है फॉर्मूला है, इसको हम क्या कर रहे हैं, गिब्स फ्री एनर्जी के चेंज को किससे रिलेट कर रहे हैं, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के साथ। ओके, अब हम एक न्यूमेरिकल पे चलते हैं, न्यूमेरिकल से क्लियरिटी ज़्यादा आएगी हमारे पास। सबसे पहले हम न्यूमेरिकल पढ़ते हैं, क्या है, द स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल फॉर डैनियल सेल इज़ 1.1 वोल्ट। तो जो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है सेल का, वो हमें दिया हुआ है, कितना है, 1.1 वोल्ट। अब सवाल क्या कह रहा है, कैलकुलेट द स्टैंडर्ड गिब्स फ्री एनर्जी फॉर द रिएक्शन। अब जो डैनियल सेल है उसके लिए हमें क्या निकालना है, गिब्स फ्री एनर्जी कैलकुलेट करनी है, कितनी आएगी। ठीक है, तो हमें सबसे पहले तो क्या दिया हुआ है, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल दे दिया 1.1 वोल्ट, और दूसरा हमें रिएक्शन भी दे दी है। वैसे हमें रिएक्शन याद होनी चाहिए अब तक, क्योंकि हमने डैनियल सेल को शुरुआत से लेकर अब तक स्टडी करते आए हैं। ठीक है, तो यहाँ पे रिएक्शन देने का मतलब क्या हो गया, ये देखिए, जिंक से जिंक प्लस 2 कब बना होगा, Cu2 प्लस से Cu कब बना होगा, जब यहाँ पे दो इलेक्ट्रॉन का क्या हो रहा होगा, लॉस एंड गेन हो रहा होगा। तो यहाँ पे n की वैल्यू सिंपली कितनी आ गई, 2 आ गई। ठीक है, n की वैल्यू हमें पता लग गया 2 है, ई नोट सेल हमें दिया हुआ है। तो डेल्टा आर जी नोट हम किस तरीके से निकाल सकते हैं, स्टैंडर्ड चेंज इन गिब्स फ्री एनर्जी किस तरीके से निकालते हैं, इज इक्वल टू स्टैंडर्ड गिब्स फ्री एनर्जी फॉर ए रिएक्शन इज इक्वल टू माइनस एन एफ ई नोट। क्या होता है हमारा, माइनस एन एफ ई नोट। अब हमें n पता लग गया कितना है, 2, n की वैल्यू कितनी है, 2। तो सबसे पहले हमने n की वैल्यू 2 लिखी, मल्टीप्लाइड बाई f की अप्रोक्सीमेट वैल्यू हम लिख के चल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आएगी, 96500 कुलाम मोल इनवर्स इंटू ई नोट की वैल्यू कितनी है, 1.1 वोल्ट। सारी की सारी वैल्यू हमने लिख दी, बस हमें क्या करना है, मल्टीप्लिकेशन करना है। मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 21227 जूल पर मोल, क्योंकि हमें ये याद रखना है, कुलाम और वोल्ट को जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या रिजल्ट आता है हमारा, जूल आता है। यहाँ से आप देख सकते हो, जूल इज इक्वल टू कुलाम इंटू वोल्ट। ये यूनिट का आप थोड़ा ध्यान दें, कुलाम इंटू वोल्ट को हम क्या लिखेंगे, जूल लिखेंगे। ठीक है, तो क्योंकि हमें पता है गिब्स फ्री एनर्जी और एनर्जी का जो यूनिट होता है वो किस में आता है, जूल कैलोरी इन टर्म्स में आता है। तो यहाँ पे क्या आ रहा है हमारा, कुलाम इंटू वोल्ट को क्या लिखेंगे, जूल लिखेंगे, जूल मोल इनवर्स। अब ये वैल्यू थोड़ी बड़ी लग रही है, इसको हम किलो जूल में कन्वर्ट कर लेंगे, 212.27 किलो जूल पर मोल। तो हमारी जो चेंज इन गिब्स फ्री एनर्जी होगी फॉर द रिएक्शन, वो कितनी आ गई, नेगेटिव। याद रखिए कि गिब्स फ्री एनर्जी हमेशा किस में आनी चाहिए, आपकी नेगेटिव में। अगर पॉजिटिव में आ जाती है इसका मतलब वो रिएक्शन स्पॉन्टेनियस नहीं है। डेल्टा जी अगर नेगेटिव में आता है उसका मीनिंग क्या होता है, वो रिएक्शन क्या है, स्पॉन्टेनियस है। और अगर पॉजिटिव में आ रहा है तो इसका मतलब वो रिएक्शन स्पॉन्टेनियस नहीं है। ये थर्मोडायनेमिक्स में हम पढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट चलते हैं हम कंडक्टेंस ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन। कंडक्टेंस ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन पढ़ने से पहले ये हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, कंडक्टेंस किस तरीके से मेजर करते हैं स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए। उससे पहले हम जो टर्म्स इन्वॉल्व हैं, जो टर्म्स आती हैं, वो हम एक बार क्या कर लेते हैं, डिस्कस कर लेते हैं। जैसे सबसे पहले टर्म्स क्या है, रेसिस्टेंस। अब रेसिस्टेंस क्या होता है, रेसिस्टेंस अगर करंट को रोकने वाले जो ताकत होती है उसको हम क्या कहते हैं, रेसिस्टेंस। डेफिनेशन के अकॉर्डिंग क्या कहेंगे, रेसिस्टेंस इज ए मेजर ऑफ द अपोजिशन टू करंट। करंट को जो अपोज करे, करंट फ्लो को जो अपोज करे ऑफ एन इलेक्ट्रिकल सर्किट, उसको हम क्या कहते हैं, रेसिस्टेंस कहते हैं।
और जो इलेक्ट्रिकल रेसिस्टेंस होता है किसी भी ऑब्जेक्ट का वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, उसकी लेंथ के, जो वायर लिया है हमने उसकी लेंथ के, और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसके, एरिया ऑफ द क्रॉस सेक्शन। जैसे मान लीजिए मेरे पास ये कॉपर का एक वायर है, मैं उसको जूम आउट करके आपको दिखा रहा हूँ, ये कॉपर का एक वायर है, तो इस वायर की लेंथ हम मान लेते हैं L, ठीक है, और ये आपको जो दिख रहा है इसका क्रॉस सेक्शन एरिया उसको कितना मान लेते हैं, A मान लेते हैं। तो हम ये कह रहे हैं जो रेसिस्टेंस होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होता है, लेंथ के, और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल किसके होता है, एरिया के। तो रेसिस्टेंस इज इक्वल टू क्या जाए, सॉरी सबसे पहले तो हम ये लिखेंगे R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ डिवाइडेड बाई एरिया। अब मैं प्रोपोर्शनलिटी साइन को जब हटाऊंगा इक्वल टू लिखूंगा तो वहाँ पे मेरे को एक कांस्टेंट इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा, और वो कांस्टेंट क्या होता है, रो। इसको हम क्या पढ़ते हैं, रो पढ़ते हैं, रो इंटू L बाई ए, ठीक है। अब ये जो रो है ये क्या है हमारा, कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी, और इसी को हम क्या पढ़ते हैं, रेसिस्टिविटी। तो रेसिस्टेंस इज इक्वल टू रेसिस्टिविटी मल्टीप्लाइड बाई लेंथ ऑफ द वायर डिवाइडेड बाई क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ द वायर, ठीक है। इस तरीके से हम रेसिस्टेंस निकालते हैं। अब रेसिस्टेंस का यूनिट क्या होता है ये आप अच्छे से जानते हैं, क्या होता है, इसका यूनिट ओम होता है, ओम, OHM, और इसको किस तरीके से लिखते हैं, हम इस सिंबल से लिखते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट चलते हैं हम दूसरी टर्म्स पे जो होती है रेसिस्टिविटी। रेसिस्टिविटी हमने पढ़ ली अभी, अब उसी फॉर्मूले से हम रेसिस्टिविटी निकाल सकते हैं, रो इज इक्वल टू RA/L। अब हमें जो ध्यान रखना है वो क्या है, इसकी यूनिट का। तो रेसिस्टिविटी का यूनिट क्या होता है, ओम इंटू मीटर। किस तरीके से लिखेंगे, ओम इंटू मीटर लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट बात आता है कंडक्टेंस। कंडक्टेंस को हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे, G से। तो कंडक्टेंस क्या होता है, द इन्वर्स ऑफ रेसिस्टेंस। जो रेसिस्टेंस है हमारा R है, उसका अगर हम इन्वर्स लें तो क्या आ जाएगा, हमारा कंडक्टेंस आ जाएगा। तो G इज इक्वल टू 1/R, यानी यहाँ से क्या पता चलता है, इन्वर्स ऑफ रेसिस्टेंस इक्वल टू कंडक्टेंस। अब R की वैल्यू हम पता है क्या होती है, रो L/A। तो इस R की जब हम क्या लिख देंगे, रो L/A, तो एरिया ऊपर चला जाएगा डिनोमिनेटर में, तो G क्या बन जाएगा हमारा, G इज इक्वल टू 1/रो इंटू A/L। इस तरीके से हमारा क्या आ जाएगा, कंडक्टेंस आ जाएगा। और कंडक्टेंस की यूनिट क्या होती है, सीमेंस होती है, या फिर आपको साइमंस भी पढ़ सकते हैं, जिसको किससे रिप्रेजेंट करेंगे, कैपिटल S से रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। ये हमारा क्या हो गया, कंडक्टेंस हो गया। कंडक्टेंस के बाद बात करते हैं हमें कंडक्टिविटी की। कंडक्टिविटी, या इसको हम स्पेसिफिक कंडक्टेंस के नाम से भी जानते हैं। तो स्पेसिफिक कंडक्टेंस या फिर कंडक्टिविटी क्या होता है, द इन्वर्स ऑफ रेसिस्टिविटी इज कॉल्ड कंडक्टिविटी, ठीक है। कंडक्टिविटी क्या होता है, इन्वर्स ऑफ रेसिस्टिविटी। अब कंडक्टिविटी को हम रिप्रेजेंट किससे करेंगे, इसको हम के से रिप्रेजेंट करेंगे, जिसको हम क्या बोलते हैं, काप्पा बोलते हैं, के। और इसको स्लाइटली आप यहाँ से थोड़ा चेंज कर दें, ठीक है, ताकि के जैसा ना लगे, इसको काप्पा वर्ड बोलते हैं, ठीक है। तो काप्पा इज इक्वल टू 1/रो। रेसिस्टिविटी का जो इन्वर्स होता है उसको हम क्या बोलते हैं, रो बोलते हैं। ये हमारा क्या हो जाएगा, कंडक्टिविटी, ठीक है। और इसका यूनिट क्या हो जाएगा, जो इसका यूनिट होता है रो का, उसका उल्टा। तो रो का यूनिट हमारा होता है ओम मीटर, और हमें ये पता है कि 1/ओम क्या होता है हमारा, साइमंस होता है, जिसको हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। तो इस तरीके से हमारा काप्पा का यूनिट क्या हो जाएगा, 1/रो इंटू 1/मीटर। ऊपर ले जाएंगे तो रो इन्वर्स मीटर इन्वर्स। अब रो इन्वर्स को हम क्या लिख सकते हैं, रो इन्वर्स मीटर इन्वर्स। रो इन्वर्स को क्या लिखेंगे, साइमंस इंटू मीटर इन्वर्स। तो ये हमारा क्या बन जाएगा, इसका यूनिट बन जाएगा। तो एक बार फिर से हम सभी का यूनिट देख लेते हैं। सबसे पहले रेसिस्टेंस का यूनिट क्या होता है, ओम होता है, ठीक है। रेसिस्टेंस के बाद क्या आता है हमारा, रेसिस्टिविटी। रेसिस्टिविटी का यूनिट क्या होता है, ओम इंटू मीटर, ठीक है। उसके बाद क्या आता है हमारा, कंडक्टेंस G। कंडक्टेंस का यूनिट क्या होता है हमारा, कंडक्टेंस का यूनिट हमने यहाँ पे देखा, कंडक्टेंस का यूनिट क्या होता है हमारा, G। वो क्या होता है, रिवर्स ऑफ रेसिस्टेंस। तो रेसिस्टेंस का यूनिट जो होता है हमारा ओम, तो कंडक्टेंस का क्या हो जाएगा, ओम इन्वर्स। और ओम इन्वर्स को ही हम क्या बोल रहे हैं, ओम इन्वर्स को ही क्या बोल रहे हैं हम, साइमंस बोल रहे हैं, ठीक है। तो ये हमारा क्या, किसका यूनिट हो जाएगा, कंडक्टेंस का यूनिट हो जाएगा। और लास्ट में हमने क्या पढ़ा, कंडक्टिविटी क्या होता है, इन्वर्स ऑफ रेसिस्टिविटी। देखिए यहाँ पे रेसिस्टेंस का इन्वर्स जो हो जाएगा कंडक्टेंस, रेसिस्टिविटी का इन्वर्स क्या हो जाएगा, रेसिस्टिविटी का कंडक्टिविटी, रेसिस्टेंस का कंडक्टेंस, रेसिस्टिविटी का कंडक्टिविटी। बस आप ये ध्यान रखना कि जो हमारा कंडक्टिविटी होता है उसको हम स्पेसिफिक कंडक्टेंस के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि कुछ न्यूमेरिकल्स में आपको कंडक्टिविटी वर्ड ना बोल के क्या वर्ड बोल देंगे, स्पेसिफिक कंडक्टेंस बोल देंगे। तो आपको ध्यान रखना है कि स्पेसिफिक कंडक्टेंस इज नथिंग बट कंडक्टिविटी।
ओके, कंडक्टिविटी की यूनिट की बात कर रहे थे, तो कंडक्टिविटी की यूनिट सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, 1/रो। रो की यूनिट क्या होती है हमारी, ओम मीटर, ये यूनिट होती है। अब उसको ऊपर लेके जाएंगे तो क्या बनेगा, ओम इनवर्स मीटर इनवर्स। अब हम क्या करें, ओम इनवर्स को क्या लिख सकते हैं हम, साइमंस लिखते हैं, साइमंस इनटू मीटर इनवर्स को मीटर इनवर्स ही छोड़ देंगे, तो यूनिट क्या बनेगी इसकी, साइमन मीटर इनवर्स। आई होप ये आज का वीडियो लेक्चर आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। अगले चैप्टर में हम पढ़ेंगे इस इलेक्ट्रोलाइट्स, जो डिफरेंट इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं उनके कंडक्टर्स किस तरीके से वेरी करता है, क्या क्या फैक्टर्स होते हैं जो इफेक्ट करते हैं, ये सब चीज़ें। ओके, तब तक के लिए टिल देन टेक केयर, बाय बाय।